Hello everyone. So today's topic is objective resolution and preamble. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरह सा एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम पे बनाया जा रहा था, जिस टाइम पे फ्रेम किया जा रहा था, एट दैट टाइम इट वॉज लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, और डेट याद रखिएगा कि on which date it was introduced, on which date it was introduced. It was introduced by पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, और डेट आपसे पूछी जाएगी, याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946. दिस इज द डेट ऑन विच ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, और याद रखिएगा साथ ही साथ कि दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 ऑफ जनवरी 1947. ठीक, याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यूनानिमसली इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 ऑफ जनवरी 1947. ठीक है, सभी को क्लियर है? ठीक, सो क्लियर. अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है बेसिकली आप ये याद रखिएगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? तो ये एक तरह का रेजोल्यूशन था जो इंट्रोड्यूस किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, और इट टॉक्ड अबाउट आइडियल्स. ठीक है, एम्स. एक तरह से यहां पे जो शब्द लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, हम किन ऑब्जेक्टिव्स को बेसिस मान के अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, दोज किन एम्स पे हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, किस तरह से, किन उद्देश्य, किन एम्स, किन ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजों की बात कही गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में. कि हम किन चीजों को, एक बोलते हैं ना, जब आप कहीं का प्लान करते हो तो एक रोड मैप बनाते हो कि किस तरह से चीजें चलेंगी और कैसे कैसे हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे. तो वही है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से होगा, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या हमारे आइडियल्स होंगे, क्या हमारे प्रिंसिपल्स होंगे जिनको हम बेसिस मान के अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे. दैट वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ठीक, ये याद रखिएगा. जैसे कि अब अगर बात ही की जाए कि सर क्या हो थे वो प्रिंसिपल्स, क्या थे वो ऑब्जेक्टिव्स, तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसे ही हमने बाद में एज अ प्रीएम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया. ठीक है, तो अभी तो हम डिटेल में प्रीएम्बल में बात करेंगे ही करेंगे, पर मैं फिर भी आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस की कुछ चीजें बता देता हूं. कि जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बात की कि हमारा एक जो इंडिया है, हमने क्या माना कि इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन है. इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन, सबसे पहला जो हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक हमने सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव डाला. ठीक, दूसरा हमारे यहाँ जो भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जो भी सिटीजन्स हैं, देयर विल बी इक्वालिटी, देयर विल बी फ्रीडम. ठीक है, हमारे यहाँ जो भी माइनॉरिटीज हैं हम उनके राइट्स को सेफगार्ड करेंगे, बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें फ्रीडम देंगे. ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ कुछ पॉइंट्स थे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन थे कि ये चीजें हैं हम जो मानकर चलेंगे और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे. ठीक, तो दैट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. अब आगे बढ़ते हैं हम और चलते हैं प्रीएम्बल की तरफ. तो बेसिकली ये याद रखिएगा कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक मॉडिफाइड वर्जन है. क्या है? मॉडिफाइड वर्जन.
हमने, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसी को हमने प्रियम्बल बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, तो प्रियम्बल क्या है, व्हाट इज प्रियम्बल? तो प्रियम्बल एक तरह से क्या है, प्रियम्बल इज अ प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस, आप कोई भी बुक खरीदते हो ना तो उसमें प्रीफेस लिखा होता है, आ रही बात समझ में? तो प्रीफेस में क्या समझ में आता है कि प्रेफेस जब भी आप पढ़ते हो, आपने पढ़ा नहीं होगा हालांकि, पर कभी पढ़ लेना तो उसमें समझ में आएगा कि वो प्रीफेस क्या बताता है। प्रीफेस बताता है आइडियल्स एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑन विच दैट बुक इज बेस्ड ऑन। सिमिलरली preamble of Indian Constitution is just like a preface to the Indian Constitution। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीफेस है, यहां से हमें पता चलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन आइडियल्स पे बेस्ड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड है। ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रियम्बल जो है इट इज अ प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां से हमें पता चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन ऑब्जेक्टिव्स, किन आइडियल्स और किन एम्स पे बेस्ड है। क्लियर? तो ये सामने आपके है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, यहां पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो यहां से शुरू होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये पूरा प्रियम्बल है। ठीक, अब इस प्रियम्बल को हम प्रॉपरली पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है। ठीक, तो अब यहां पे आपको मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले देखिए यहां पे फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम जो भारत के लोग हैं, हम खुद इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बना रहे हैं कि सबसे पहले जो सबसे पहली लाइन है वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी रिफ्लेक्ट करती है। कौन है सोर्स ऑफ अथॉरिटी? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब आप इस तरह से समझिए कि उस टाइम पे जो लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे वो अपनी मर्जी से बना रहे थे क्या, कि उनका जैसा मन कर रहा है वो उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने आप को इंडियन सिटीजन्स का, इंडियन पीपल का, पीपल ऑफ इंडिया का, सिटीजन्स ऑफ इंडिया का, उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव माना कि हम जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम कर रहे हैं वो भारत के लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम अपनी जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो समाज को मद्देनजर रख के एज अ पीपल, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, दे फ्रेम्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसीलिए सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या माना गया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग अपने देश को, अपने इंडिया को किस तरह के नेचर का बना रहे हैं? सॉवरेन। तो ये जो यहाँ पे 5 टर्म्स जो दिख रहे हैं ये नेचर ऑफ स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। किसको रिफ्लेक्ट करता है? नेचर ऑफ स्टेट। इट रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ स्टेट। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या रिफ्लेक्ट करता है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी। क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहां पे नेचर ऑफ स्टेट क्या बता रहा है कि इंडिया इज सॉवरेन, इंडिया इज सोशलिस्ट, इंडिया इज सेकुलर, इंडिया इज डेमोक्रेटिक एंड इंडिया इज रिपब्लिक। तो नेचर ऑफ स्टेट यहां से पता चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिटीजन्स के लिए क्या सिक्योर करने की बात कर रहा है, कि क्या आइडियल्स हैं जो मेंशन्ड हैं प्रियम्बल में। तो यहां पे देखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन सर्टेन आइडियल्स कि सिटीजन्स के लिए जस्टिस होगा, लिबर्टी होगा, इक्वालिटी होगा एंड फ्रेटर्निटी। अभी हम बारी बारी से टर्म बाय टर्म अभी समझेंगे सारी चीजों को। ठीक, तो ये थर्ड एलिमेंट है, थर्ड एस्पेक्ट है हमारे प्रियम्बल का। एंड द लास्ट एस्पेक्ट इज दिस डेट जो यहाँ पे मेंशन है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ये डेट क्या है? किस चीज की डेट है?
एडॉप्शन, एडॉप्ट एंड इनैक्ट, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 4 एस्पेक्ट में डिवाइड किया है। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये कहां से पता चलता है? द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ प्रियम्बल, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। द सेकेंड वन इज नेचर ऑफ स्टेट, जहां पे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक लिखा हुआ है। एंड द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ प्रियम्बल इज द सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन्स, द थिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिसेस फॉर इट्स सिटीजन, justice, liberty, equality and fraternity. And the fourth aspect is कि date of adoption and enactment, that is 26th November 1949. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से देखते हैं वन बाय वन सारे एस्पेक्ट्स को। सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया। द वेरी फर्स्ट लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या बताता है वी द पीपल ऑफ इंडिया? वी द पीपल ऑफ इंडिया reflects source of authority। ठीक है, क्या रिफ्लेक्ट करता है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी। अब ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी सबसे पहली चीज ये रिफ्लेक्ट करती है कि हु आर द सुप्रीम, हु आर सुप्रीम। तो सुप्रीम कौन है यहां पे? पीपल आर सुप्रीम। भारत की जनता ही सबसे सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। और ये कैसे पता चलता है कि पीपल आर सुप्रीम? ये पता चलता है इस तरीके से कि देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले कौन थे? द पीपल हु वर फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। कि आप ऐसा सोच ले कि कुछ लोग मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के चले गए, उनको कोई लेना देना ही नहीं देश से और जनता से, ऐसा नहीं है। दे अज्यूम्ड टू बी द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। वो अपने आप को रियल रिप्रेजेंटेटिव, रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल मानकर बैठे थे कि हम पूरी तरह से इस देश में रहने वाली जनता को रिप्रेजेंट करते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। इसका मतलब है कि जनता ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही है, जनता ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेगी और जनता ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रही है, इनेक्ट कर रही है और अडॉप्ट कर रही है। तो ये पता चलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अपने इंडिया को किस तरह के नेचर में देखना चाहते हैं, किस तरह के सिटीजन्स के लिए क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। यहां से पता चलता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी कि पीपल आर सुप्रीम, ठीक। तो ये है वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज, जब आप नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट इज सॉवरेनिटी। क्या होती है सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम मोस्ट, पूरी तरह से आजाद। सुप्रीम मोस्ट, नो वन इज अबव अस और वी आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनीवन। वी आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनीवन। हम पूरी तरह से आजाद हैं और हम किसी के अंडर में नहीं हैं। हम अपने डिसीजंस को पूरी तरह से लेने के लिए इंडिपेंडेंट हैं। कोई भी हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई भी हमें डोमिनेट नहीं कर सकता। अब इंडिया 1947 में आजाद हुआ, आप सबको पता है। तो क्या इंडिया सॉवरेन नेशन था बिफोर 1947 टिल 1947? नो, India became sovereign nation after from 15 अगस्त 1947, जब से हम पूरी तरह से आजाद हुए, क्योंकि ब्रिटेन का पूरा जो डोमिनेंस था हमारे ऊपर वो पूरी तरह से खत्म हो गया और हम पूरी तरह से एक आजाद भारत की तरह निकल के आए, जहां से वी बिकेम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। हमारा नीदर वी आर, कोई भी हमें ना ही एक्सटर्नल लेवल पे और ना ही इंटरनल लेवल पे किसी भी तरह से कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता। तो इंडिया इज कंप्लीट सॉवरेन नेशन। वी आर नीदर अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी नेशन
और नॉर अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी अदर पावर। ठीक है, तो हम पूरी तरह से अपनी पॉलिसीज बनाने को आजाद हैं। हमारे किसी भी तरह के कोई भी मैटर में कोई भी बाहर का देश ना ही इंटरफेयर कर सकता और ना ही हम पे दबाव बना सकता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट सॉवरेनिटी मींस। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो याद रखिएगा कि सॉवरेनिटी का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सुप्रीम जो है, जिसे क्या कहा जाता है? सुप्रीम। ठीक है, नो बडी इज अबव अस, और ना ही हमें कोई कंट्रोल कर रहा है और ना ही कर सकता है। सेकेंड इज सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट में याद रखिएगा कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब ओरिजिनल प्रियम्बल हमने बनाया, तो उस ओरिजिनल प्रियम्बल में सिर्फ 3 ही टर्म जो है मेंशन थे। कौन कौन से थे? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 2 शब्द जो आपके सामने लिखे हुए हैं, सोशलिस्ट एंड सेकुलरिज्म, ये दोनों शब्द जो हैं ओरिजिनल प्रियम्बल का पार्ट नहीं थे। ठीक है, ओरिजिनल प्रियम्बल का पार्ट नहीं थे, ये याद रखिएगा। तो द वर्ड सोशलिस्ट वाज इंक्लूडेड in the preamble through 42nd Constitutional Amendment Act, 42nd Constitutional Amendment Act। कब आया था ये एक्ट? 1976 में। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब क्या होता है सोशलिस्ट का मतलब? यहां पे सोशलिज्म का जो मतलब होता है कि द कंट्रीज पॉलिसीज, जो स्टेट है वो अपनी जो पॉलिसीज हैं वो पूरी तरह से सिटीजन सेंट्रिक बनाएगा। क्या बनाएगा? सिटीजन सेंट्रिक। ठीक है, जनता के हिसाब से, जनता की जरूरत, जनता के अकॉर्डिंग। ठीक, आ रही बात समझ में? जहां पे कोई भी गवर्नमेंट जब पूरी तरह से पीपल सेंट्रिक या सिटीजन सेंट्रिक इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने लगे, उसे सोशलिस्ट कंट्री कहा जाता है। ठीक, अब हमारे यहाँ आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट वहां जहां पूरी तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं, प्राइवेट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं। सोशलिस्ट जहां पे सरकार पूरी तरह से अपने मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल करती है, मार्केट को कंट्रोल करती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम करती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के ही कुछ कुछ फीचर्स मिलते हैं कि मार्केट पॉलिसीज में, मार्केट फोर्सेस में, जहां कैपिटलिस्ट यानी कि प्राइवेट हैंड्स एज वेल एज पब्लिक हैंड्स यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों का ही कुछ कुछ रोल होता है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक, इंडिया जो है वो पूरी तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी है। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ प्राइवेट का रोल ज्यादा हो या कम हो। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का ही लगभग सिमिलर रोल होता है। जैसे कि अब बैंक्स को ले लीजिए, तो बैंक्स हमारे यहाँ आपने सुना होगा सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, ये सब आपने सुना होगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक आप जब सुनते हो तो आपको सीधा समझ में आता है कि व्हाट डज पब्लिक सेक्टर बैंक मींस। पब्लिक सेक्टर बैंक सिंपली मींस विच आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर बैंक मींस जो पूरी तरह से प्राइवेट मैनेजमेंट द्वारा रेगुलेट और मैनेज किए जाते हैं। पर दोनों ही बैंक्स जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के ही बनाए गए लॉज के अकॉर्डिंग ही रेगुलेट किए जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट बैंक्स के लिए अलग से प्राइवेट एक यूनियन बना हुआ है, वो अपने प्राइवेट बैंक्स को चलाने के लिए अपने लॉज एंड रेगुलेशंस अलग से बना रहा है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो चाहे प्राइवेट बैंक्स हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, सभी का रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए लॉज के अकॉर्डिंगली ही होता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, और इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो सोशलिस्ट जो हमने इंक्लूड किया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, इसका मतलब होता है जहां पे स्टेट फ्रेम देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज कंप्लीटली विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक, नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म वाज एडेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भी 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही
ऐड किया गया प्रियम्बल में। सेकुलरिज्म का जो मतलब होता है, एक यूनिवर्सल मतलब जो सभी लोग मानते हैं कि जितने भी रिलीजियन हैं, ऑल द रिलीजियन आर इक्वल, नो रिलीजियन इज सुप्रीम ओवर द अदर रिलीजियन। कि कोई बोल दे कि हमारा रिलीजन ज्यादा पावरफुल है और बड़ा है, तुम्हारा रिलीजन छोटा है और कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल द रिलीजियन आर इक्वल, ये सबसे बेसिक फंडामेंटल है सेकुलरिज्म का। क्या है? बेसिक फंडामेंटल है। अब इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इंडिया जो है वो किसी भी रिलीजियन को स्टेट रिलीजियन नहीं डिक्लेयर करता है, स्टेट रिलीजियन नहीं डिक्लेयर करता है। मतलब कि पूरी तरह से, जैसे आपने कुछ कंट्रीज का नाम सुना होगा, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया कि ये जो स्टेट है वो इस्लामिक नेचर का है। ठीक, ऐसा किसी भी तरह से इंडिया जो है किसी भी रिलीजियन को एज अ स्टेट रिलीजियन नहीं डिक्लेयर करता है। इंडिया डज नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजियन विद इट्स ओन नेचर ऑफ स्टेट। हम पूरी तरह से, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, यानी कि इंडिया के लिए सभी रिलीजन जो हैं वो इक्वल हैं। इंडिया डज नॉट हैव फेवरेबिलिटी और डज नॉट हैव एनी इम्बैलेंस नेचर टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक रिलीजन, और किसी भी रिलीजन की सुप्रीमेसी को नहीं रिकॉग्नाइज करता है। ऑल रिलीजन आर सेम एंड इक्वल फॉर इंडिया। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि क्या होता है सोशलिज्म का मतलब, क्या होता है सेकुलरिज्म का मतलब। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 3 मार्कर वर्ड्स जो होते हैं, 3 मार्कर वाला जो पोर्शन है मेंस का, उसमें सबसे फेवरेबल क्वेश्चंस होते हैं। आपके सामने सीधा सीधा एक वर्ड लिख के दे दिया जाएगा कि सेकुलरिज्म बता दो, सोशलिज्म बता दो, सॉवरेन बता दो। तो 3 मार्कर में आपको ऐसे ही 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 मार्कर में अगर आपने देखा होगा तो 3 लाइनें ही होती हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो क्या होता है 3 मार्कर में, 1 2 3, और यहां पे क्वेश्चन लिखा रहेगा। मान लीजिए 1.1, देयर इज अ क्वेश्चन 1.1, और वो लिखा हुआ है ठीक है, सोशलिज्म जो आपके प्रियम्बल में मेंशन्ड है। ठीक, अब सोशलिज्म का टॉपिक अलग से तो आपके सिलेबस में दिया नहीं हुआ है, तो सोशलिस्ट या सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ये जो शब्द लिखे जाएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि अलग से अगर लिखा होता तो समझ में आता कि हाँ सोशलिज्म एक टॉपिक है जो अलग से मेंशन है आपके सिलेबस में, तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के फेंक दिया जाएगा। बट ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो सोशलिज्म यदि लिख रहा है या सेकुलरिज्म लिख रहा है तो आपको सीधा समझ जाना है कि ये इसका सीधा लेना देना प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो सबसे पहली लाइन आप क्या लिखने जाओगे? द वेरी फर्स्ट लाइन आप लिखोगे कि दिस वर्ड वाज एडेड इन प्रियम्बल थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लाइन है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? दूसरा, आप बताओगे कि यहां पे स्टेट जो है वो जो भी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं वो सिटीजन सेंट्रिक, यानी कि वेलफेयर ऑफ द पीपल के ऑब्जेक्टिव के आधार पे फ्रेम करता है। ठीक है, अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। एग्जाम्पल के तौर पे आप बताओगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 4 है, दैट इज अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट रिफ्लेक्ट्स द सोशलिस्ट नेचर, इट रिफ्लेक्ट्स द सोशलिस्ट नेचर ऑफ इंडिया। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये 3 मार्कर है। यहीं पे अगर सेकुलरिज्म का पूछ लिया जाए तो वही पहली लाइन है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। आप बताओगे कि देयर इज नो नेशनल रिलीजन और देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, या इस जगह पे, इस लाइन की जगह पे आप ये भी लाइन यूज कर सकते हो कि फॉर इंडिया ऑल द रिलीजन आर इक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल, थर्ड पॉइंट क्या एग्जाम्पल लिखोगे? जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 है, that reflects the secular nature of India, that
रिफ्लेक्ट्स द सेकुलर नेचर ऑफ इंडिया। आर्टिकल 25, 26 ये एग्जाम्पल के तौर में आप जस्ट मेंशन कर सकते हो, डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा कि 3 मार्कर का सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो इस पोर्शन से आपको मिल सकता है, 3 मार्कर वाले सेक्शन में। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। बहुत ही सिंपल है। डेमोक्रेटिक जैसे शब्द तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। व्हाट डज द डेमोक्रेसी मीन्स? गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, यही आप लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वी हैव रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इन इंडिया। वी हैव रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इन इंडिया। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे यहां जो गवर्नमेंट है, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनती है? लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा मेंबर्स जिस पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा होंगे, जो मेजोरिटी को क्रॉस कर रहे होंगे, उन्हीं की सरकार बनती है। अब जो लोकसभा मेंबर्स होते हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है? उन्हें हम और आप इलेक्ट करते हैं। जो 18 ईयर्स के अबव के सिटीजन्स हैं, दे एंजॉय राइट टू वोट। ठीक है, तो जो लोकसभा मेंबर्स हैं उन्हें इलेक्ट कौन करते हैं? पीपल। तो पीपल ही ना गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, कि गवर्नमेंट अपने आप बन जाती है। कुछ लोग मिलकर बना लेते हैं कि चलो हमारे पास पैसा है, पावर है, मिलके सरकार बना लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता है। जनता जिसे वोट देती है, अगर वो जीता, वो लोग मिलके सरकार बनाते हैं। फिर ऐसा तो नहीं होता है ना कि 10 लोग मिल जाएंगे जिनके पास पैसा है, पावर है, बढ़िया, हम बोले चलो बना लेते हैं सरकार, अपनी मर्जी, अपना पैसा है। ठीक, तो इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट is elected by the people and government is completely responsible and accountable for the people। पूरी तरह से जनता की जिम्मेदारी और जवाबदेही सरकार के पास है। ठीक है, सरकार जो भी करेगी वो पूरी तरह से जनता को ही रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल मान के करना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब होता है लोकतंत्र, जहां पीपल्स के पास पावर हो। द पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, गवर्नमेंट मेकिंग पावर रेस्ट विद द पीपल ऑफ द कंट्री, उसे ही डेमोक्रेटिक नेचर का कहा जाएगा। ठीक, जहां जनता के पास पावर नहीं है वो देश डेमोक्रेटिक नेचर का नहीं कहा जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले की बात अगर आप कर लो, ठीक है, राजा रानी के समय पे, तो आज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राजा हूं तो कल के दिन मेरा लड़का राजा बनेगा, फिर उसका लड़का राजा बनेगा। वहां पे जनता की मर्जी तो शामिल ही नहीं है। जनता के द्वारा थोड़ी ना किसी को राजा डिक्लेयर किया जा रहा है, वो तो चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। तो वहां आप बोलोगे क्या कि वो डेमोक्रेटिक है? आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि वहां पे जनता की मर्जी नहीं है, जनता चुनाव नहीं कर रही है अपने राजा का या अपने लीडर का। इज इट क्लियर? या मान लीजिए डिक्टेटरशिप, आज की डेट में आप लोग डिक्टेटरशिप सुनते रहते होंगे कि यहाँ की सरकार को गिरा दिया गया, डिक्टेटरशिप चालू हो गई, डिक्टेटर रूल चालू हो गया है। एक ही लीडर है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है कि जनता हम मुझे चाहती है कि नहीं चाहती। उसके पास पूरी पावर है, मिलिट्री है, पैसा है, और वो कंट्रोल कर रहा है पूरी कंट्री को। और पूरी तरह से इलेक्शंस खत्म हो गए, इलेक्शंस नहीं होते हैं, तो उसे आप डेमोक्रेटिक नेचर का बोलोगे क्या? आंसर इज नो। ठीक, तो डेमोक्रेटिक नेचर का सिंपल सा मतलब होता है जहां पे पीपल आर पावरफुल टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। ठीक, रिपब्लिक, व्हाट डज दिस टर्म रिपब्लिक मीन्स? रिपब्लिक का मतलब होता है कि अ नेशन और अ स्टेट जहां पे हेड ऑफ द स्टेट, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। डायरेक्टली भी कहा जा सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, उस पर अभी हमने जैसे प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब डिफरेंस समझा था तो उस पर हमने चर्चा की थी। ठीक, अब यहां पे एक चीज समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल
मोनार्की शब्द का मतलब क्या होता है? ठीक, मोनार्कियल सिस्टम कहाँ कहेंगे आप? एक ऐसा स्टेट या ऐसा कंट्री जहां पे हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब होता है कि हमारे दादाजी राजा थे, फिर हमारे पिताजी राजा बने, फिर हम राजा बने, जनता की मर्जी शामिल नहीं है हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करने में। ठीक है, तो यहां पे जैसे कि ब्रिटेन का एग्जांपल ले लीजिए आप। ब्रिटेन में आज भी कुछ हमारे यहाँ कंट्रीज हैं जहां रूल ऑफ किंग और क्वीन, हेड ऑफ द स्टेट की बात मैं कर रहा हूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। डेमोक्रेसी जब हमने अभी डिस्कस की थी वहां पे हमने बात की हेड ऑफ द गवर्नमेंट की। सरकार, प्रधानमंत्री या यूएसए जैसे देश है वहां पे राष्ट्रपति होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन देशों में वो लोग जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। बट यहां पे जब आप हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इनडायरेक्टली इलेक्टेड याद करिए, मैंने बताया था इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या होता है। एमएलए या एमपी ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आम जनता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं डालती। ठीक है, याद रखिएगा। अब एमएलए और एमपी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें तो हमने ही इलेक्ट किया है। तो एमएलए एंड एमपीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दीज एमएलएज एंड एमपीज इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रोल ऑफ द पीपल। इनडायरेक्ट रोल मिला आपको, ठीक, इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। बट ब्रिटेन में क्या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इलेक्शन होता है हेड ऑफ द स्टेट के लिए? आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि यहां पे हेरिडिटरी क्लेम है कि आज मैं हूं तो कल मेरा लड़का बनेगा, फिर उसका लड़का बनेगा। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है, रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि रिपब्लिक नेचर जहां भी होगा, जो भी स्टेट हम रिपब्लिक बोलते हैं कि इंडियन रिपब्लिक, तो इंडिया में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होंगे। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट हो का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो कहीं से कहीं तक हेरिडिटरी पोजीशन की नहीं है। यानी कि कल से ऐसा हो जाए कि हाँ एक ही फैमिली के पास पूरी की पूरी पावर चली जाए और कल के दिन प्रेसिडेंट कौन बनेगा, उसी फैमिली का व्यक्ति बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो फिर वो रिपब्लिक थोड़ी ना हुआ। ठीक, रिपब्लिक का मतलब होता है कि कल के दिन कोई भी आम नागरिक, ठीक है, कॉमन पीपल के लिए भी हमारे यहां जो पब्लिक पोस्ट हैं, एक तरह से आप इसे ऐसे समझ लीजिए, वो ओपन है। ठीक, आ रही बात समझ में? कि कोई भी व्यक्ति, आप देख लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे, उन्हें हमने राष्ट्रपति चुना। तो यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि कोई सॉरी, आप ऐसा कह लीजिए कोई स्पेशल स्टेटस या स्पेशल प्रिविलेज वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है। आंसर इज नो, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक, चलिए, तो दैट्स ऑल अबाउट नेचर ऑफ स्टेट। नेचर ऑफ स्टेट में हमने देखा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक के बारे में। अब हम बात करते हैं अबाउट द आइडियल्स। ठीक, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को जैसे हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, तो वहां पे हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, इट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। ठीक, कौन कौन से हैं? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक। 3 टाइप्स ऑफ। ठीक, अब सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है?
सोशल जस्टिस का जैसे आपने हिस्ट्री में सुना होगा कि इस इन कास्ट के लोगों को इस कुएं से पानी नहीं भरने दिया जा रहा, मंदिर में एंट्री नहीं मिल रही है। आ रही बात समझ में? तो ऐसे कुछ इनजस्टिस जो सोसाइटी द्वारा बनाए गए हों, जो इनइक्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जो किसी के साथ अन्याय हो रहा हो उसकी वजह से, ठीक। तो इट टॉक्स अबाउट सोशल जस्टिस। इसका सिंपल सा मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन, इक्वल सर्कमस्टेंसेस फॉर एवरीवन, इक्वल सिनेरियो फॉर एवरीवन, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उसे नहीं फेस किया जा रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, वी टॉक अबाउट आर्टिकल 15 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है, इट प्रोहिबिट्स एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता इन 5 ग्राउंड्स में स्टेट के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक। अब पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके पास जो भी लोग इस देश में रह रहे हैं, ठीक है, उनके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है जब भी किसी भी तरह के पॉलिटिकल राइट्स की बात हो, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू वोट मान लीजिए, अब 18 या 18 साल द सिटीजन हु इज 18 और मोर देन 18 इयर्स ऑफ एज एंजॉयज राइट टू वोट। अब वहां पे आप ऐसा कर दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ इसी कास्ट के लोग वोट कर सकते हैं, इन कास्ट के वोट ये लोग नहीं वोट कर सकते हैं, या जो गरीब है वो वोट ही नहीं कर सकता, सिर्फ रिच। तो ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऐसा किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी के लिए पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो इक्वल हैं, सेम है, चाहे वो किसी भी सेक्शन से बिलोंग करता हो, किसी भी सिनेरियो से बिलोंग करता हो, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ग्राउंड पे, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक राइट्स। अब इकोनॉमिक राइट्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक राइट्स का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी तरह के कोई भी डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक राइट्स। जैसे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब फीमेल हो या मेल हो, इफ दे आर डूइंग सेम नेचर ऑफ वर्क फॉर सेम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, उसके बावजूद भी इफ देयर इज डिफरेंस in the income paid to both of them, for example male is getting 40,000 rupees per month for 8 hours of a job per day in a similar circumstances, similarly there is a woman who is also working in a similar circumstances, similar number of hours, similar status, सब कुछ सेम है, बस just because she is female so she is getting less than the male employee। तो ये क्या हो गया? ये इकोनॉमिक इनजस्टिस हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में कि यहां पे महिलाओं को इंफीरियर समझ के उन्हें सेम नेचर ऑफ वर्क सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में करवाया तो जा रहा है, बट डिस्पाइट बीइंग ऑल दोज थिंग्स दे आर पेड लेस देन देयर मेल एम्प्लॉइज। आ रही बात समझ में? इसे कहा जाएगा इकोनॉमिक इनजस्टिस, ठीक। आ रही बात समझ में? दूसरे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि दो लोग हैं ए एंड बी, दोनों ने कोई क्राइम किया है। अब ए के पास बहुत पैसा है, ए इज वेरी रिच एंड बी इज पुअर, ठीक है। तो अब बिकॉज दे आर रिच एंड दे आर पुअर तो उन पे लॉ नहीं लगता और उन्हें छोड़ दिया जाएगा, ठीक है बोलो क्राइम कर ली पर हो गया, बड़े आदमी का लड़का है, छोड़ दो। अब क्योंकि ये बहुत गरीब है, पुअर है, तो इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, इन्हें फंसाओ, इन्हें ये करो, इनके साथ गलत करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इकोनॉमिक इनजस्टिस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज
तो 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस आर मेंशन्ड हियर, यहाँ पे 3 तरह के जस्टिस मेंशन्ड है, याद रखिएगा। पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा व्हेन एवर इट कम्स टू पॉलिटिकल राइट्स। सोशल जस्टिस का मतलब होता है नो डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि देयर शुड बी नो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि रिच के लिए अलग पॉलिसीज बनाई जाएं और पुअर के लिए अलग पॉलिसीज बनाई जाएं, या किसी भी सेक्शन को इसलिए बाहर कर दिया जाए कि उसके पास पैसा नहीं है या वो यहाँ पे, या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेल और फीमेल वर्कर्स हैं, दोनों नंबर ऑफ वर्किंग आवर सेम है, इक्वल सिनेरियो है, सर्कमस्टेंसेस, एनवायरनमेंट सब कुछ सिमिलर नेचर का है, बस क्योंकि एक महिला है इसलिए उसे कम पैसा दिया जाए पुरुष के कंपैरिजन, तो ये जो होगा ये इकोनॉमिक इनजस्टिस हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विल टॉक अबाउट द लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, एक तरह से कि देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस, there should be no restrictions, no limitations. People are completely free. People are free to enjoy, people are free to dance, people are free to do whatever they want to do. ठीक है, इस आजाद भारत में पूरी तरह से आजादी है कि जो लोग हैं वो पूरी तरह से आजाद हैं अपनी इच्छा से अपनी चीजों को करने के लिए। ठीक, लिबर्टी का जो सिंपल सा मतलब होता है कि देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस, देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई भी काम यदि करना चाहता है तो पूरी से आजाद हो उस काम को करने के लिए। ठीक, आ रही बात समझ में? पर यहां पे एक बात और याद रखिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, इट टॉक्स अबाउट लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक, तो यहां से क्लियर कट है कि बिलीफ, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप पूरी तरह से आजाद हैं अपनी, व्हाट एवर यू थिंक, व्हाट एवर यू वांट टू डू, व्हाट एवर यू वांट टू से, आप पूरी तरह से आजाद हैं अपने हिसाब से चीजों को करने के लिए। बिलीफ, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन का यही मतलब होता है। ठीक, दूसरा है बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसको आप रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि आप जो चीज मानते हैं आप पूरी तरह से आजाद है उस चीज को करने के लिए। आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली टॉक्स अबाउट द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ एनी पीपल, कि एक व्यक्ति जिस भी तरह का बिलीफ रखता है, जिस भी तरह का फेथ है और जिस भी तरह से वो वर्शिप करना चाहता है, उसे वो पूरी तरह से आजाद है उस चीज को करने के लिए। Nobody is going to restrict them from any type of belief, faith and worship. They are completely free. वो पूरी तरह से फ्री हैं इस चीज को करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो there is article 21 of Indian Constitution which talks about the freedom of speech and expression. Sorry, 19. ठीक है, there is article 19 in Indian Constitution जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। ठीक, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, इट टॉक्स अबाउट लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, और उससे जुड़े हुए प्रोविजंस आपको आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 में देखने को मिलेंगे। अब मैंने यहाँ पे बात की कि पूरी तरह से आजाद हैं आप किसी भी काम को करने के लिए, बट हाँ यहाँ पे याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है आपके पास।
एब्सोल्यूट फ्रीडम, क्या होता है एब्सोल्यूट फ्रीडम? एब्सोल्यूट फ्रीडम का क्या मतलब होता है? देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रीडम। एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब होता है कि कुछ भी, आजादी का मतलब ये नहीं है, लिबर्टी डज नॉट मीन्स कि यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वेदर इट इज रॉन्ग और राइट उससे आपको कोई लेना देना नहीं ना। यू कैन नॉट डू एनीथिंग जो क्रिमिनल एक्टिविटी हो। आप आजाद, इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप क्राइम करने लगो, ठीक है? यू कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज इलीगल, ठीक है? तो एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब होता है कि देयर इज फ्रीडम इन द सोसाइटी, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। आने वाले समय में जब हम आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, 22 की बात करेंगे, दैट इज अबाउट राइट टू फ्रीडम, ठीक है? वो पूरी तरह से जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट है, इट इज अबाउट राइट टू फ्रीडम। तो वहां पे हम बात करेंगे कि फ्रीडम तो है, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस विच आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा कि लिबर्टी तो है आपके पास, फ्रीडम तो है, बट फ्रीडम डज नॉट मीन्स कि आप कोई भी गलत काम करें, ठीक है? देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी में किसी भी तरह का कोई भी, किसी भी तरह का कोई भी प्रिविलेज जो है नहीं दिया जाएगा। सोसाइटी में किसी भी तरह का कोई भी प्रिविलेज जो है वो नहीं दिया जाएगा किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन को, कि आप समझ लो कि हाँ इस सेक्शन को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया जाए और इस सेक्शन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। इस तरह की कंडीशंस या इस तरह के सोसाइटी में जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करेंगे। यदि किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जा रहा है, अलग से अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, और वहीं एक सेक्शन को पूरी तरह से डिप्राइव्ड सेक्शन बना दिया गया है कि उसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो उस सेक्शन के साथ क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक सेक्शन को आप फेवरेबल ट्रीटमेंट दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, और दूसरे सेक्शन को वहीं और बुरी हालत में किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। तो ये क्या हो जाता है? जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो सोसाइटी में अनइक्वालिटी जो है बढ़ती है। ठीक, आ रही बात समझ में? तो द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कि सभी लोग, जो भी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें, किसी भी रेस से बिलोंग करें, किसी भी कास्ट से बिलोंग करें, किसी भी सेक्स से बिलोंग करते हो, कहीं भी उनका प्लेस ऑफ बर्थ हो, कहीं भी उनका रेसिडेंस हो, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है? किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। इज इट क्लियर? सो ऐसा कोई भी सिस्टम या ऐसा कोई भी माहौल जो सोसाइटी में अनइक्वालिटी क्रिएट करता हो, उसे पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए, ताकि सभी लोग सिमिलर स्टेटस और सिमिलर अपॉर्चुनिटीज एंजॉय कर सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट किसके बारे में है? राइट टू इक्वालिटी। किसके बारे में है? राइट टू इक्वालिटी। ये पूरी तरह से प्रियम्बल में जो इक्वालिटी मेंशन्ड है उससे सीधा सीधा रिलेट करता है। आप इस एग्जाम्पल में भी मेंशन कर सकते हैं।
क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी। आगे बढ़ते हैं। फ्रेटर्निटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का सिंपल सा मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, आ रही बात समझ में? सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं वो किसी भी रिलीजियन, रेस, कास्ट से बिलोंग करते हों, उनके बीच में प्यार की भावना होनी चाहिए। ठीक है, अब प्यार की भावना कैसे होगी? जब आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करोगे। ठीक है, रेस्पेक्ट करोगे तो डिग्निटी मेंटेन रहेगी। हम किसी को रेस्पेक्ट करेंगे तो वो हमारी रेस्पेक्ट करेगा। अब तुम रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट थोड़ी ना करेगा। तो रेस्पेक्ट, और उसकी वजह से होती है डिग्निटी, और डिग्निटी की वजह से बनती है यूनिटी। भाई जब आप रेस्पेक्ट करोगे तो डिग्निटी मेंटेन होगी, जब डिग्निटी मेंटेन होगी तो एक साथ खड़े रहोगे, जब कोई भी प्रॉब्लम आएगी सोसाइटी में तो एक साथ मिलकर सामना करोगे। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। आ रही बात समझ में? क्योंकि यूनाइटेड रहोगे तो इंटीग्रेटेड रहोगे, कोई नहीं तोड़ सकेगा। इज इट क्लियर? तो दैट इज वाई फ्रेटर्निटी इज इंपॉर्टेंट। फ्रेटर्निटी सिंपली मीन्स टू प्रमोट ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम, द पीपल लिविंग इन दिस वर्ल्ड आर फैमिली। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो द कंसेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा कि वसुधैव कुटुंबकम का सीधा सीधा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि फ्रेटर्निटी सिंपली रिफ्लेक्ट्स द फिलॉसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम कि दिस वर्ल्ड इज अ फैमिली। ठीक है, इस देश में, इस विश्व में रहने वाले सभी लोग एक परिवार है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है ना कि द पीपल मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर, मतलब हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, and the dignity will ultimately promotes to maintain the unity in the society, which ultimately leads to the integral nature of the society। ठीक, आ रही बात समझ में? चलिए, that's all about fraternity। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है। कितने बार? एक ही बार अमेंड हुआ है, थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, एंड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड। 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड इन द प्रियम्बल। पहला मैंने आपको बताया था जब हम सोशलिस्ट डिस्कस कर रहे थे। सेकेंड वन इज सेकुलर, और थर्ड वन इंटीग्रिटी। अब आप बोलोगे सर इंटीग्रिटी कहां मिला? बताओ भाई, इंटीग्रिटी कहां मिला? इंटीग्रिटी जब हम अभी फ्रेटर्निटी पढ़ रहे थे, ठीक है, फ्रेटर्निटी जब आप देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिल जाएगा वहां पे कि टू प्रमोट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, फ्रेटर्निटी जो आप पढ़ोगे। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। इट वाज अमेंडेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। 3 वर्ड्स वर एडेड इन द प्रियम्बल, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अब समय समय पे जजमेंट्स की बात हुई है कि आपसे रिलेटेड जजमेंट पूछ लिया जाएगा, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा। मेंस में अगर आपको पूरी तरह से क्वेश्चन ही पूछ लिया गया कि डिस्क्राइब द नेचर ऑफ स्टेट एज पर द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो डिस्कस द रिलेटेड जजमेंट्स, ठीक है, तो वहां पे ये जजमेंट वाला सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बट बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इन जजमेंट्स के बारे में नहीं जानना है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो रिलेटेड है। द फर्स्ट वन इज बेरुवारी केस 1960 में जो हुआ था। ठीक है, और ये जजमेंट इट वाज रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उस समय बांग्लादेश, सॉरी, उस समय जो बांग्लादेश वाला पार्ट था उसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। ठीक,
तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देयर वाज सर्टेन एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच करते हुए, मतलब सुनवाई करते हुए, अपना फाइनल डिसीजन दिया था कि जो प्रियम्बल है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से जजमेंट ने ये डिक्लेयर किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पार्ट नहीं है, थ्रू विच जजमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा बेरूबारी केस, जो कि कब हुआ था, 1960 में। नेक्स्ट इज बहुत फेमस जजमेंट है, सभी लोगों ने नाम सुना हुआ होगा, केशवानंद भारती केस, 1973 में ये आया था। ठीक है, 1973 में आया था और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भैया देखो ऐसा है, प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक, आ रही बात समझ में? क्लियर? ठीक है, एंड द लास्ट वन इज LIC ऑफ इंडिया केस, जिसे कहते हैं ये 1995 में हुआ था और ये फाइनल जजमेंट है, ये फाइनल जजमेंट है जो प्रियम्बल से रिलेटेड है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स विच आर रिलेटेड टू द प्रियम्बल। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा कि बेरूबारी केस, प्रियम्बल, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन देयर इज केशवानंद भारती केस, जो कब आया, 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि यस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट में आएगा LIC ऑफ इंडिया केस इन द ईयर 1995, जहां पे डिक्लेयर किया गया कि प्रियम्बल फाइनली, जो लास्ट जजमेंट है वहां पे, कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? चलिए, सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रियम्बल। थैंक यू सो मच।